अर्थशास्त्र का यूनिट 3 जिसमें मुद्रा, बचत और शाख, मनी, सेविंग्स एंड क्रेडिट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम पैसे के बारे में जानेंगे। पैसा क्या होता है, अब साइड में हो जाइए, इधर आ जाइए। हम मनी के बारे में जानेंगे, फिर सेविंग, हम बचत क्या होता है, और साख क्या होता है, क्रेडिट, एक एक करके जानेंगे। हमें याद होगा एक्सचेंज ऑफ मनी यानी कि विनिमय के स्वरूप के दो मेथडोलॉजी होते हैं। पहला वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, और दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली जिसको मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। आपको ये चीज अब भी हम कई बार देखे हैं, एक सामान के बदले दूसरा सामान लेने की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके यहाँ सीजन में कौन बेचने आता है, क्या लेता है वो बदले में, गेहूं लेता है ना। तो आप जितना केजी गेहूं होगा उतना ही सामान वो दे देता है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है, वस्तु विनिमय प्रणाली का, जहां पे पैसा का कोई लेना देना नहीं है, इतना गेहूं दीजिए इतना लीजिए। याद है हम बचपन में घर से गेहूं, धान, अनाज लेकर के दुकान में जाते, बेचा और उसको उसके सामान दे करके सामान के बदले हम दूसरी सामान लेते। ये सारा वस्तु विनिमय प्रणाली है, एक सामान दे करके दूसरी सामान को लेकर के आना। दूसरा पढ़ेंगे मौद्रिक प्रणाली, जो आजकल है, कोई भी सामान खरीदने के लिए आप पैसे को इवैल्यूएट करो, ठीक है। लेकिन इस जो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें कुछ कठिनाइयां थी, दिक्कत थी। मसलन पहला ये कि मान लेते हैं कि आपके पास कुछ सामान बेचने आया जो गेहूं पर केजी के रेट से ले रहा है, ठीक है, जितना केजी गेहूं उतना केजी वो सामान ले लीजिए। अब मान लेते हैं आपके खेत से इस साल गेहूं नहीं हुआ, आपके पास सिर्फ मसूरी है। मसूर जो दाल कीमती होता है गेहूं की अपेक्षा, तो कितना गेहूं पे कितना मसूरी देगा, आपके पास गेहूं है ही नहीं, वो कह रहा है कि मैं गेहूं लेके ही तब्दील करूंगा। इस कंडीशन में क्या होगा, फंस गए, अब नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, मान लेते हैं ये कोचिंग उस सिचुएशन में रहता, ठीक है, अब आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, इसके बदले कुछ और दे रहे हैं। अब मान लिया आपके पास गेहूं है, भाई साहब मछुआरे हैं, एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है, तो अब भाई साहब के पास मछली हो रहा है, तो वो मछली मुझे बदले में दे रहे हैं। भाई साहब के पास क्या है, दवाइयाँ की फैक्ट्री है, ये दवाइयाँ दे रहे हैं, तो मुझे दवाइयाँ चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों दवाइयाँ लूँ। तो इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगी, किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में। वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां आने लगी, जो कि हम देखते हैं क्या क्या आता है। पहला, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मतलब मुझे आवश्यकता है आपसे कौन खरीदने का, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आप बदले में क्या ले रहे हो, गेहूं, मेरे पास गेहूं नहीं है, तो मुझे तो संयोग मिल रहा है कि कौन मिल रहा है, लेकिन आपको संयोग नहीं मिल रहा है कि मेरे पास गेहूं ही नहीं है, तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। आप कहते हो ना भैया हम गेहूं ही लेंगे, तब क्या मैं आपसे सामान ले पाऊंगा, नहीं। तो वहां पे आता है आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव। दूसरा, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। अब मान लेते हैं आप तैयार हो कि ठीक है आपको जो देना है दीजिए, ठीक है, आपके पास गेहूं है, आपने गेहूं से खरीद लिया। अब मुझे कह रहा है कि भाई तुम मसूरी से ही चेंज कर लो, मसूर से मेरे लिए कीमती पड़ेगा ना। अब आप 1 किलो गेहूं देकर के 1 किलो सामान लिए, मैं 1 किलो मसूर दे के ले रहा हूं। तो यहां पे क्या, मूल्य के समान मापक, आप कैसे डिसाइड करोगे कि 1 केजी इस प्रोडक्ट के बदले 1 केजी गेहूं बराबर है या 1 केजी मसूर बराबर है। जब तक पैसा नहीं डिसाइड होगा तब तक नहीं कर पाएगा। तीसरी प्रॉब्लम, मूल्य संचय का भाव। मान लेते हैं कि मैं मछुआरा हूं, मछली निकालता हूं, ठीक है, या फूल का बागवानी है, मैं फूल के बदले सामान लेता हूं। सबका एक सीजन होता है ना, जैसे मछली का ही देख ले, बरसात के दिन में मछली हुआ, ठीक। अब जैसे मान ले कि इस वक्त कोचिंग का मैं अपने फिलहाल, मान लो अभी मैं कोचिंग हूँ करंट सिचुएशन में, तो किसी टाइम आता है बहुत एडमिशन आ रहा है, मैं एंट्रेंस की तैयारी करा रहा हूँ, एक वक्त आता है मार्च अप्रैल मई, बहुत पैसा अर्निंग हो गया, तो मैं बचा के रख दूंगा ताकि आगे तक काम आता रहे। लेकिन तब जब पैसा नहीं था, अब मान लो मैं मछुआरा हूँ, ठीक है, अब मछली मैंने बहुत सारा आ गया, तो मुझे 1 से 2 दिन के अंदर सेल करना पड़ेगा, नहीं तो मछली खत्म। तो मैं क्या भविष्य के लिए इसको संयोग कर सकता हूं, नहीं, यह प्रॉब्लम। तीसरा, सविभाजन का अभाव, मतलब मान लेते हैं मेरे पास एक गाय है, मुझे बेच करके आपसे बकरी लेना है, ठीक है, मुझे एक घर के लिए कपड़ा खरीदना है और मुझे कोचिंग का फीस भी देना है अपने, और एक गाय के अंदर सब है, लेकिन मैं किसको गाय दूं, काट काट के तो दे नहीं सकता, कैसे होगा, प्रॉब्लम फंस गया ना। अब मैं एक गेहूं बेच के 3-4 जगह मुझे पेमेंट करना है, एक गाय बेच, पैसा तो है नहीं कि बेच करके पैसा लेकर बांट दिया, पैसा तो मार्केट में है ही नहीं। अब कैसे मैं एक गाय से 4 जगह कैसे दूंगा, प्रॉब्लम हो गया।
ओके। तीसरा, भविष्य में भुगतान की कठिनाई, भविष्य में भुगतान की कठिनाई। अब कुछ पेमेंट्स होते हैं जो हमें फ्यूचर में, भविष्य में करने होते हैं, उधार साख पे ले लेते हैं, बाद में इस चीज़ के भविष्य में फिर से इसका भुगतान करने में दिक्कत होगा। तीसरा, मूल हस्तांतरण की समस्या। अब मान लेते हैं कि मेरे पास गाय है और गाय का डिमांड मेरे गांव में बहुत है, सरिसुआ में लोग खरीदना चाहते हैं, मुझे गाय बेच करके बकरी खरीदना है, और बकरी साहिवाल बकरी, यूपी का नस्ल, यूपी में कोई गाय खरीदने वाला नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? गाय को तो यहीं बेचना है, अब मुझे बकरी चाहिए यूपी का, या मान ले अगर यूपी में भी है तो मुझे गाय को लेकर यूपी जाना पड़ेगा, वहां बेच के फिर बकरी लेकर आना पड़ेगा, तो ये मूल हस्तांतरण का काफी कठिनाई हो जाएगा। तो इन तरह की बहुत सारी कठिनाई आने लगी। तो इसलिए इस वस्तु विनिमय प्रणाली को हटा करके कौन सा प्रणाली आया? मौद्रिक प्रणाली, जिसके अंदर पैसे का इंट्रोडक्शन हुआ। तो पैसा क्या है, मुद्रा क्या है? ये जो मुद्रा का आविष्कार था वो हम इंसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था। मुद्रा का डेफिनेशंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3-4 डेफिनेशन से पूरा मुद्रा का डिफाइन होता है। पहला, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, मतलब पैसा वो चीज है जो किसी भी चीज के एक्सचेंज में काम आता है। आपको गेहूं खरीदना है, अनाज खरीदना है, पैसा खरीदना, मोबाइल खरीदना है, ये प्रोफेसर हार्टले और विट्स का डेफिनेशन है। दूसरा, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, मतलब मुझे अगर ये चश्मा बेचना है तो पैसा ही डिसाइड करेगा इसका मूल्य का माप कितना हुआ, 200, 400, 1000, 2000 जो भी है, पैसा ही है, प्लस भुगतान का साधन। अब मैं आपसे बेच रहा हूं तो आपको भुगतान करने के लिए पैसा वो तो आसान हुआ। ये डेफिनेशन है कोलबर्न साहब का। या कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, जो मतलब जो राज्य सरकार द्वारा, हमारे पास जो पैसा है हम अपनी मर्जी से तो उसको नहीं पैसा बना सकते ना, इस पे गवर्नमेंट का सड़ा हुआ नोट है, किस्मत में फिलहाल यही है, कोई नहीं। यावे रेड्डी हमारे जब गवर्नर थे उनका सिग्नेचर है, बिना गवर्नर के सिग्नेचर अप्रूवल के कोई पेपर पैसा अप्रूव नहीं होता है। लास्ट, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, जिसको सब कोई मानता है। ठीक है, पैसा की वैल्यू सब पूरे हिंदुस्तान में बराबर है। याद करिए 2014 में जब मोदी जी रात 8 बजे आकर क्या कहे थे, द करेंट नोट ऑफ 500 and 2000 रुपीज इज नॉट अ लीगल टेंडर। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये पैसा इनवैलिड हो गया, नॉट अ लीगल टेंडर, ये लफ्ज का इस्तेमाल किया। अब 500 जी, यानी कि 500 और 2000 का जो पैसा है वो अब लीगल टेंडर नहीं रहा, यानी सर्वसहमति वाला नहीं रहा, सर्व स्वीकृति नहीं रहा उसका, यानी गवर्नमेंट अब उसको स्वीकृति नहीं देती है, लीगल टेंडर नहीं रहा। जी हाँ, सॉरी, 500 और 1000, 2000 तो नया इंट्रोड्यूस हुआ, 500 और 1000 लीगल टेंडर नहीं रहा। ठीक है, और हम किस्मत वाले हैं कि हमने इस मोनेटाइजेशन को देखा। ठीक है ना, सबके नसीब में नहीं होता ये, चाहे अच्छा या बुरा। अब ये पता, ये आपके पिता दादा से पूछेगा कभी मोनेटाइजेशन हुआ है, नहीं हुआ है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, हमने देखा, अब पता ना अगला जनरेशन कब देखा। तो मुद्रा अर्थात पैसा का इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो पूछा जाएगा मुद्रा क्या है, जवाब देंगे मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन कर सके तथा यह राज्य द्वारा मुद्रा की स्वीकृति मिलती है या घोषणा किया जाता है, जो कि सबके लिए समान स्वीकृति प्राप्त होता है। चारों को मिलाकर एक डेफिनेशन मुद्रा का परिभाषा कंप्लीट, और ये आएगा इस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ओके, बाकी चीजें देखिए, मुद्रा के इर्द गिर्द सब चीजें घूमेंगी पूरी यूनिट। मुद्रा का काम क्या है, इसी में से पता चल जाएगा मुद्रा का काम क्या हो सकता है। विनिमय का माध्यम, मतलब कि एक्सचेंज का माध्यम। दूसरा, मूल्य का मापक, जैसे इस चश्मे की क्या मूल्य है वो पैसा ही डिसाइड करेगा। तीसरा, विलंबित भुगतान का मांग, मतलब पेमेंट जो बाकी रह गया है, जैसे मैंने आपसे जमीन खरीदा, मुझे पैसा देना है, तो पैसा रहेगा तभी कितना विलंबित पैसा मेरे पास है वो आपको भुगतान किया जाएगा। तीसरा, मूल्य का संचय, पैसे को ही हम स्टोर कर सकते हैं, बिना पैसे से। अब मछली था, आपके पास अनाज था, कई साल तक स्टोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप पैसा को ही बैंक में, अपने घर के तिजोरी में स्टोर कर सकते हैं, या पैसा इंट्रोड्यूस हुआ तभी आप उससे सोना खरीद के रख सकते हैं, या जो भी चीज़ें पैसा इंट्रोडक्शन के बाद।
क्रय शक्ति का हस्तांतरण, यानी कि खरीदने की कैपेसिटी बढ़ने लगी। मैं मतलब हस्तांतरण, यहाँ का सामान हुआ, जैसे मैं अब यहाँ पे गाय बेच दिया, चला गया यूपी में बकरी खरीद लिया, बकरी ले जाकर के यहाँ बेच दिया, चला गया गुजरात से कुछ और चीज़ खरीद लिया, ठीक है ना। ये सब अलग अलग ये डेफिनेशन हुआ। साख का आधार, बेसिस ऑफ क्रेडिट। साख मतलब होता है यकीन, विश्वास। मैं आगे साख के बारे में पढ़ाऊंगा, तब ये क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? देखो चीज़ें समझ, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं जानते हैं, हमारी डेली लाइफ में हुआ रहता है, बट हमने कभी इस पे फोकस नहीं करा। चले अब मुद्रा के विकास का इतिहास देखते हैं, कैसे कैसे मुद्रा का विकास हुआ। सबसे पहले वस्तु विनिमय। पहले क्या था? वस्तु विनिमय, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु। फिर आया वस्तु मुद्रा, कमोडिटी, मतलब डिसाइड कर दिया गया कि फला चीज का वैल्यू इतना, 5 किलो गेहूं है, 5 किलो धान है। जैसे आप अपने पिताजी से पूछेंगे तो पता चलेगा, पहले जो मजदूरी होता था खेतों में रोपनी, वो पर डे का कॉस्ट था 5 केजी। अगर कोई 1.5 दिन कमाया तो 7.5 केजी धान दे दिया गया। यानी आप पैसा नहीं दे रहे हैं, वस्तु को ही मुद्रा बना दिए। बात समझ में आ रही? जैसे हम दुकानों पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जैसे भाई साहब दुकान पे गए और 2 रुपया खुला नहीं है, तो ये आपको क्या पकड़ा देंगे? चॉकलेट पकड़ा देंगे, विक्स पकड़ा देंगे, ठीक है ना। तो वहां पे ये वस्तु मुद्रा हो गया, 2 रुपया के बदले 2 रुपया का सामान पकड़ा दिया, ये वस्तु मुद्रा हो गया। करते हैं ऐसे, विक्स पकड़ा देते हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद आया धात्विक मुद्रा, सोने का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा पहले आता था, मतलब सामान के बदले धातु दिया जाने लगा। फिर आया सिक्का, क्वाइंस, जिसपे सरकार की मुहर लगी रहती थी। जैसे अभी जो हमारा डेमोक्रेटिक है, पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी मुहरें लगी रहती थी और वो सिक्के चलते थे। फिर पत्र मुद्रा आया, जो कि पत्र मतलब पेपर पे पैसा आया, जो अभी हम चला रहे हैं, राइट। फिर आया साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। अब इस यूनिट में हम साख मुद्रा के बारे में ज्यादा पढ़ना है, तो आइए देखते हैं साख क्या है। साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। मतलब भाई साहब, आप सामान लाते हैं दुकान से, होलसेल से आप सामान खरीदते हैं, रिटेलर में सेल करते हैं, तो आप एक साख पे ही वो आपको सामान देता है, जिसके अंदर ये होता है एक निश्चित अवधि के बाद आपको भुगतान करना होता है। आपको बिके ना बिके, ऐसा नहीं कि वो 10 साल तक रहेगा, भाई बिकेगा तो देंगे, नहीं, आपको एक निश्चित समय के बाद भुगतान करना होगा। तो जो आपको साख देता है, या कोई भी दुकान का सामान जो हम खरीदते हैं, पांच चीजों पे आपको साख देता है। पहला, विश्वास, आप पे विश्वास करेगा तभी आपको देगा, आप सही से बात करिएगा कि नहीं मेरा अच्छा सेलिंग है, बला 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 जो भी है, तब। दूसरा, चरित्र, आपका कैरेक्टर कैसा है। अब एक आदमी बिल्कुल हिलता डुलता गया है, भाई हमको सामान देना है, मतलब पर्सनालिटी उस तरह की नहीं है, तो उस पर कोई 1-2 लाख नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा। बात सही बोल रहे हैं। तीसरा, चुकाने की क्षमता, वो चेक करता है आपकी चुकाने की क्षमता है कि नहीं, मतलब आप इतना सेल कर पाते हो कि नहीं। एक ही बार में 10 लाख का सामान ले जा रहे हो, तो मैं जाऊंगा, नया कस्टमर मेरे को 10 लाख का क्रेडिट दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो मेरे चरित्र को नहीं जानता, वो मेरे चुकाने की क्षमता को नहीं जानता। पहले 50,000 का सामान देगा, जब क्षमता बढ़ जाएगा फिर वो आगे बढ़ जाएगा। फिर पूंजी एवं संपत्ति, वो ये भी देखेगा कि भाई साहब के पास पूंजी कितनी है। नॉर्मल भी अगर आप किसी से कर्जा मांगने जाते हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, गांव से किसी से 10,000 रुपया मांग के देखो, देखिए ना था, खत्म हो गया, ये नहीं है वो नहीं है, उसको डाउट है कि पता नहीं दे पाएगी, इसके भी देगा कहाँ से, ना जॉब है ना संपत्ति है। लेकिन कोई अगर बढ़िया बाहर कमा रहा हो, दिल्ली मुंबई में या विदेश में, वो आए किसी से बोले भैया तुम्हें 50,000 की जरूरत है, बोलेगा अच्छा ठीक है देखते हैं, उसको मालूम है अगला महीना सैलरी आएगा, मेरे को पे आउट कर देगा, है कि नहीं। तीसरा, ऋण, पांचवा, ऋण की अवधि, कितने टाइम के लिए ले रहे हो। अब मुझसे कोई 10,000 रुपया मांगे कि हम कल डेफिनेटली आपको दे देंगे, मैं बोला चलो 10,000 देते हैं, लेकिन कोई कहे भैया हम 10,000 दे दीजिए, हम आपको अगला सीजन मतलब कि 4 महीना बाद पक्का दे देंगे। अब मेरे को सोचना पड़ेगा ना, भाई 4 महीना मेरे को ज़रूरत आने वाला है, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो ऋण, तो साख देने के लिए इन 5 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, जो कि आपको पता था लेकिन बिंदुवार याद नहीं था। अब आपको याद करना है, चूंकि एग्जाम में ये पूछा जाएगा साख के कौन कौन से आधार है। ठीक है, क्लियर। अब साख मुद्रा के कुछ प्रकार है, आइए एक एक करके जानते हैं।